नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बंद लिफाफा। आवाज को एक असाइनमेंट के लिए ऑफिस की ओर से अमेरिका भेजा जा रहा था। कागजों व फाइलों की जिम्मेदारी रेवा ने अपने हाथों में ले ली। अपनी डिग्रियां और सारी फाइलें संभालने के बाद उसने आवाज के कागजातों को हाथ लगाया तो उसके हाथ एक बंद लिफाफा लगा। ऊपर आवाज के देहरादून के बोर्डिंग स्कूल का पता था और भेजने वाले का नाम गिरीश खन्ना लिखा था। यह तो उसके पिता का नाम है। 11 वर्ष पुरानी चिट्ठी आखिर अब तक खोली क्यों नहीं? उसकी उत्सुकता चरम पर पहुंच गई, पर उसके संस्कारों ने उसे रोक लिया। जिसके नाम की चिट्ठी है उसे ही खोलना चाहिए। यही सोचकर वह आवाज के लौटने का इंतजार करती रही। ऐसा नहीं था कि इस लिफाफे पर इससे पहले उसकी नजर नहीं पड़ी थी, बल्कि तब भी उसने आवाज को टोका था, पर उसी ने बात को बदल दिया था या सचमुच ही खोलना भूल गया था। कारण जो भी रहा हो, पर आज इस बात का फैसला करके ही रहूंगी। वैसे तो वह आवाज को पिछले 10 सालों से जानती थी। दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ थे। वह उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों की दोस्ती को देखते हुए रेवा के मम्मी पापा ने उनके जॉब लगने के 2 वर्ष बाद उनकी शादी करा दी थी। आवाज के परिवार के नाम पर बस माँ थी। उन्हें विवाह से कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि बेटे की खुशी में ही उनकी खुशी थी। एक छत के नीचे तीनों बेहद खुश थे। जब दोनों के प्रेम के प्रतीक का जन्म हुआ तो सब खुशी से फूले नहीं समाये। अच्छा हुआ जो उसका स्कूल में दाखिला नहीं कराया, अब वहीं पढ़ेगा। उनकी बरसों की तमन्ना पूरी होने जा रही थी। इस अवसर पर खुश थे, मगर आवाज की मां की चिंता थी। जब रेवा के माता पिता ने जाने की खबर सुनी तो उनकी जिम्मेदारी अपने से ले ली। अब उनकी सारी चिंताएं खत्म हो गईं। 2 हफ्ते का बाद का टिकट था, तो भाग दौड़कर दंपति ने लगभग सारे काम निपटा लिए। थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई। इन्हीं ख्यालों में खोई रेवा आवाज के कमरे में दाखिल होते ही पूछ बैठी, आवाज, इस लिफाफे का क्या करना है? रख लो, बिना खोले। हाँ, और कितने साल नहीं खोलोगे? आजीवन नहीं खोलूंगा। पर यह तुम्हारे पिता की चिट्ठी है, आखिर देख तो लो कि इसमें लिखा क्या है। क्या होगा? सफाई दी गई होगी कि क्यों गए हमें छोड़कर। तुम नहीं जानती कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया था। वह मुझे और मेरी माँ को बेसहारा छोड़ गए थे जब मैं मात्र 6 साल का था। बाद में चिट्ठी लिखकर मुझे अपनी ओर खींचना चाहते हैं। इसे पढ़कर कहीं मैं फंस गया तो? तुम क्या अंतर्यामी हो जो बिना पढ़े ही जान लिया? पिता होकर पिता का दर्द नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? ये सब मुझसे मत कहो। उनको समझने के चक्कर में माँ का अपमान नहीं करना चाहता। पूरी उम्र उन्होंने जो तपस्या की है उसकी तौहीन नहीं करना चाहता। आई एम सॉरी आवाज, मैं माँ के प्रति तुम्हारी श्रद्धा का सम्मान करती हूँ, पर सच्चाई से मुंह मोड़ने के मामले में तुम्हारा विरोध करती हूँ। तुम चाहे जो सोचो, पर आज ये बंद लिफाफा खोलना ही होगा। अपने लिए ना सही, अपनी माँ के लिए ही। कम से कम देखो तो सही कि वे क्या कहना चाहते हैं। आखिरकार पूरे 11 साल बाद खुली चिट्ठी में सब कुछ धुंधलाया सा था, भाव भी और शब्द भी। एक पीले से कागज पर जो अक्षर दर्ज थे वह कुछ इस प्रकार थे। प्रिय आवाज, तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर तुम्हें यह चिट्ठी लिख रहा हूँ। हर पिता की तरह मैं भी अपने पुत्र पर गर्व करता हूँ। हाँ, तुम कह सकते हो कि मैं तुम्हारी तकलीफों में साथ नहीं था, पर बेटा तुमसे दूर भी नहीं था। तुम्हें याद है उस रोज जब तुम साइकिल से गिर गए थे? तुम और तुम्हारी साइकिल दोनों को घर तक पहुंचाकर मैं चुपचाप निकल गया था। और जब क्रिकेट खेलते हुए तुम्हारा हाथ टूट गया था तो मैंने ही प्लास्टर लगवाया था। हाँ, वो लॉन्ग कोट वाले अंकल जो हर परेशानी में। ओ नो, आवाज बुदबुदाया। हाँ, सही पहचाना, वही लॉन्ग कोट वाले अंकल जो तुम्हें दूर से ही
बढ़ते देख रहे थे। याद है तुम्हें, जब तुम्हारे इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आया तो मैं बुरी तरह से नाचा था। बस तुम्हारी माँ का सामना करने का साहस नहीं था मुझ में, या शायद करना ही नहीं चाहता था। दरअसल मैं और सुधा दूसरों के द्वारा तय किए रिश्ते में बंधे थे। दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले, पर एक बात में बिल्कुल एक से थे। हमें टूटना गवारा था पर झुकना नहीं। हम एक दूसरे को बदलने में लगे थे, एक दूसरे को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हम आपसी सहमति से अलग हो गए। यकीन मानो, उस वक्त यही सही लगा था। मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे तुम्हारा बचपन छीना है, इस नाते मैं तुम्हारा अपराधी हूं, पर मुझे पता है कि सुधा ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हम साथ होते तो आपसी कलह के कारण तुम्हें ठीक से बड़ा नहीं कर पाते, लड़ते झगड़ते ही रह जाते और तुम पर इसका बहुत बुरा असर होता। जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता, पर मैं एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम जब चाहो आ जाओ। तुम्हारे स्कूल के सामने ही मैंने सेवक होम नामक वृद्धाश्रम खोला है। वहाँ अपने जैसे कई बेघर साथियों के साथ मजे में रहता हूँ। वृद्धाश्रम के नज़दीक ही तुम्हारी माँ की पसंद को ध्यान में रखते हुए उसके लिए एक छोटा सा घर बनवाया है। हो सके तो उसे उस घर को स्वीकार करने के लिए मना लेना। अगर वह मुझसे मिलने या देखने की इच्छा जाहिर करे तो वृद्धाश्रम ले आना। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि कभी ना कभी तुम मुझे देखने जरूर आओगे। एक बार मिलने की उत्कंठा में प्रतीक्षारत, तुम्हारा पिता गिरीश खन्ना। रेवा जोर जोर से चिट्ठी पढ़े जा रही थी, जिसके आखिरी शब्द जब सुधा के कानों में पड़े तो उससे रहा ना गया। आंसुओं में डूबे चेहरे के साथ वह कमरे में दाखिल हुई और बहू के हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगी। हर शब्द सीधे कलेजे में उतर रहे थे। वर्षों के जज्बाती आंसुओं ने जैसे सैलाब ला दिया था। बेटे से माँ की हालत ना देखी गई तो बिना कुछ बोले ही कार स्टार्ट की और सब परिवार सेवक होम पहुंच गया। मुश्किल से आधा घंटा लगा। पिता दूर नहीं बल्कि उसके आसपास ही थे। गेट के अंदर पहुंचते ही अगरबत्ती की तेज खुशबू नाक में भर गई। शोक संतप्त चेहरों की भीड़ लगी थी, जिसे देख सुधा का मन किसी अनहोनी की आशंका से विचलित हो उठा। भागकर मृतक के नजदीक जा पहुंची। चेहरे से चादर हटाया तो देखते ही बेहोश हो गई। हाँ, बंद लिफाफा खुलने में बहुत देर हो गई थी। गिरीश ने तो फिर भी अपने दिल की बातें चिट्ठी में लिख दी थी, पर सुधा को वह मौका भी नहीं मिला। आभास ने माँ को सीने से लगाया तो वह फपक पड़ी। होने को कौन टाल सकता है? आखिर मृत्यु तो एक शाश्वत सत्य है, जिसे सभी को स्वीकारना ही पड़ता है। आभास ने पूरी श्रद्धा से पिता का अंतिम संस्कार किया। माँ को उनके नए घर में शिफ्ट कर दिया तथा सास ससुर को माँ के स्वास्थ्य संबंधित सभी जरूरी बातें बताकर फ्लाइट में बैठ गया। पूरे 12 घंटे की फ्लाइट थी। चुपचाप बैठा पिछले 15 दिनों के बारे में सोचने लगा। गुजरा वक्त काफी उथल पुथल भरा रहा था। खिड़की से बाहर आसमान ताकता यही सोच रहा था कि क्या होता अगर बंद लिफाफा खुला ही ना होता। बहुत कुछ अनकहा अनसुना रह जाता। अच्छा ही हुआ जो रेवा ने लिफाफा खोल दिया। उसके साथ ही उसके मन की गांठ भी खुल गई थी। सच ही कहा गया है कि एक कामयाब व्यक्ति के पीछे स्त्री का हाथ होता है। यह विचार मन में आते ही रेवा का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। माई प्लेजर। रेवा, जो प्रतीक के साथ कार्टून मूवी देखने में व्यस्त थी, मुस्कुराकर आंखों ही आंखों में आवाज को आश्वस्त किया। भले ही वे पिता के जीते जी मिल ना सके, मगर आखिरी दर्शन करने का सौभाग्य अवश्य मिला था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।